नमस्ते। आज हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है वो प्रवासी मज़दूरों के बारे में है और मुझे बहुत खुशी है कि एडवा उत्तर प्रदेश ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज ये बातचीत रखी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में बहुत मतलब ग्राफिक तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो प्रवासी मज़दूरों की समस्या है, जिसके बारे में शायद हम लोग काफ़ी उदासीन रहे अभी तक, वो हम लोगों के सामने ये कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दौरान उनकी जो हालत पर तमाम बातें हम लोगों के सामने आईं, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। और अक्सर कहीं भी किसी भी बड़े मुद्दे में महिलाओं की आवाज़ दब जाती है। ऐसा लगता है कि वो उस समस्या का हिस्सा है ही नहीं, वो अदृश्य हो जाती हैं और अनसुनी भी हो जाती हैं। लेकिन उनकी आवाज़ को लोगों के सामने लाना, उनकी तस्वीर को लोगों के सामने रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और महिला आंदोलन से हम लोग जो जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज की बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी कि आज की इस बातचीत में एडवा की जो हमारी उपाध्यक्ष हैं, जो हमारे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, साथी मधु गर्ग, उनको भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहना था। लेकिन चूँकि 2 दिन पहले ही फैज़ाबाद में उनके पिताजी का बहुत ही दुखद देहांत हो गया और उनको वहाँ निश्चित रूप से जाना पड़ गया और वो वहीं पर हैं, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले उनके साथ अपनी संवेदना को जोड़ें, उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना को जोड़ें। और हम जानते हैं कि मधु का कितना अपने पिताजी के साथ जुड़ाव था, लगाव था, सबके साथ होता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा था। इसलिए इस परेशानी की घड़ी में निश्चित रूप में हम लोग मधु को याद करते हैं और उनको ये भी याद दिलाते हैं कि हम लोग सब उनके साथ हैं, हम लोग सब भी उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ मधु से जो इस प्रवासी मज़दूरों के समस्या पर जो कुछ जानकारियाँ मिली हैं, वो मैं इस बातचीत के दौरान आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रवासी मज़दूरों का सवाल है, ये कितना बड़ा सवाल है, कितना विशाल प्रश्न है। बहुत ज़्यादा आंकड़े आज भी प्रवासी मज़दूरों की संख्या के बारे में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उनका अलग से कोई पंजीकरण या अलग से कोई गिनती नहीं की जाती है। केवल जब आम जनगणना होती है तो जो लोग अपने मतलब निवास स्थान से या अपने जिस प्रांत में वो रहने वाले लोग हैं, जब किसी दूसरी जगह वो जनगणना के समय होते हैं, तो एक तरह से उन्हीं को प्रवासी श्रमिक माना जाता है। तो ये बहुत ही अवैज्ञानिक किस्म की परिभाषा है। तो हम समझ सकते हैं कि उस परिभाषा के अंतर्गत सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 8 करोड़ प्रवासी मज़दूर हमारे देश में हैं। तो निश्चित रूप से ये संख्या इससे भी ज़्यादा होगी, और ये संख्या स्थिर और स्थायी संख्या नहीं है, क्योंकि अलग अलग काम के समय इनकी संख्या बढ़ती और घटती है, और ये एक जगह नहीं जाते हैं काम के लिए। ये काम की जगह भी बदलते रहते हैं, जहाँ उनको जिस काम में वो लगे हुए हैं या जिस काम के ठेकेदारों के साथ वो जुड़े हुए हैं, जहाँ भी वो काम मिलता है, उपलब्ध होता है, फिर वो लोग वहीं चले जाते हैं। तो ये संख्या 8 करोड़ से कम तो नहीं है, इससे ज़्यादा है। और इसमें तरह तरह के प्रवासी मज़दूर हैं,
कुछ तो है जिन्होंने अपने सूबों में, अपने राज्यों में अपने घरों को लंबे समय से छोड़ा हुआ है और किसी दूसरे राज्य में जाकर के 3 साल से, 4 साल से, 15 साल से जा कर के बस गए हैं, लेकिन वो काम के ही कारण वहाँ आए थे। इसके अलावा ऐसे भी मज़दूर हैं जो 2-3 साल के लिए गए हैं, ऐसे भी मज़दूर हैं कि कुछ महीनों के लिए हर साल जाते हैं। जैसे कि जो लोग कृषि के साथ संबंधित काम के लिए जाते हैं, वो कुछ महीनों के लिए काम करते हैं और फिर आ जाते हैं वापस। तो इस तरह से अलग अलग तरह के मज़दूर इस काम में जुड़े हुए हैं। हमें याद है कि एक बार एडवा में हम लोगों ने काफ़ी महिला प्रवासी मज़दूरों के बारे में चर्चा की थी और ये भी हम लोग को पता चला था कि ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो सुबह अपने गांव से जाती हैं किसी कस्बे में या किसी शहर में और वहाँ काम करके उसी दिन शाम को वापस लौट आती हैं या 1-2 दिन के लिए जाती हैं। और हमने देखा कि इनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जो प्रवास का पैसा है वो भी उनके पास नहीं है। तो अक्सर वो बिना टिकट प्रवास करती हैं और उनको किस तरह से ट्रेन में लोग परेशान करते हैं, रेलवे के अधिकारी परेशान करते हैं, उनको कभी कभी हवालात में भी बंद कर दिया जाता है या उनसे मतलब एक तरह से घूस ली जाती है। तो अलग अलग तरह के प्रवासी मज़दूर हैं, लेकिन इनमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी संख्या है। जैसा कि मैंने कहा कि इन महिलाओं के बारे में बहुत कम सोचा जाता है, बहुत कम बोला जाता है, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं है। अगर हम देखें कि भट्टों पर महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, जहाँ पर निर्माण का काम हो रहा है वहाँ हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के किस तरह से औरतें ऊंचे तक चढ़ के जाती हैं, अपनी जान को जोखम में डालते हुए बड़ा बड़ा बोझ भी लेकर के जाती हैं। तो निर्माण है, ईंट भट्टा है और फिर ये जो घरेलू कामगारों का क्षेत्र है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बहुत दूर जाती हैं दूसरों के घरों में काम करने के लिए। मतलब झारखंड से बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, बिहार से जाती हैं, उड़ीसा से जाती हैं, दक्षिण भारत से भी आती हैं और हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में ये बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। तो अब जब ये लॉकडाउन एक बैग बिना किसी चर्चा के, बिना किसी चेतावनी के हमारे देश में लागू कर दिया गया, तो निश्चित रूप से जो महिला प्रवासी श्रमिक थे उनके ऊपर भी इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा। जो पुरुष थे उनके ऊपर भी पड़ा और मतलब वो किराया नहीं दे पाए, उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था, उनका वेतन भी नहीं मिला, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में महिलाएं काम करती हैं, जैसे कि घरेलू कामगार या बिल्कुल ही असंगठित क्षेत्र, वो क्षेत्र ऐसे हैं जहां शायद एक भी महिला श्रमिक को किसी प्रकार की किसी मदद उनके मालिक, उनके एम्प्लॉयर से नहीं मिली होगी। और चूँकि कई महिला श्रमिक अपने जहाँ काम करती हैं उसी के आसपास रहती हैं किसी क्वार्टर में या उनके घरों में, तो उनकी छत भी इस बीच उनसे छीन ली गई। तो ये जो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का काम इस लॉकडाउन में छीना गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी आंकड़े सामने आ रहे थे कि भारत में पहली बार जो महिलाएं रोज़गार से जुड़ी हुई हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से गिर रही थी। मतलब जिस तेज़ी से पुरुषों की संख्या जो रोज़गार में है, उनकी बेरोज़गारी जितनी तेज़ी से बढ़ रही थे, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से महिला श्रमिकों की बेरोज़गारी बढ़ रही थी। और उसका प्रमुख कारण, जैसे कि मैंने बताया, वो ये है कि चूँकि वो बिल्कुल ही असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं और किसी तरह की सुरक्षा उनको मुहैया नहीं है, इसलिए लॉकडाउन से पहले भी रोज़गार में उनकी संख्या बहुत कम हो रही थी। लॉकडाउन के बाद तो ये स्थिति इतनी बुरी हो गई कि कई जो इसके बारे में अध्ययन हुए हैं, जो अशोका यूनिवर्सिटी में हमारी साथी हैं मिसेस देशपांडे,
उन्होंने एक इस पर अध्ययन किया और कहा कि मतलब 80% काम जो महिलाएं काम करती उनका छिन गया। ये जो अजीज़ प्रेमजी यूनिवर्सिटी है उसके भी बच्चों ने काफ़ी बड़ा इस पर क्वेश्चनेयर करके सर्वेक्षण किया और उनके भी नतीजे इसी तरह के हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रवासी श्रमिकों का जो महिलाओं का है, जिनके ऊपर शायद लॉकडाउन की मार और भी ज़बरदस्त तरीके से पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब महिलाओं के पास जो थोड़ा बहुत सहारा है वो छिन जाता है तो केवल वो भूख और बेरोज़गारी की शिकार नहीं हो जाती हैं बल्कि वो हिंसा की और भी ज़्यादा शिकार बन सकती हैं और हर तरह के उत्पीड़न की और भी ज़्यादा शिकार बन सकती हैं। उनके ऊपर बच्चे आश्रित हैं तो वो भी एक उनके ऊपर मतलब उनके लिए एक बड़ी समस्या है। तो जो महिला प्रवासी श्रमिक है निश्चित रूप से उनकी बहुत ज़बरदस्त समस्याएं इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली। लेकिन इसके साथ साथ हमको उनको नहीं भूलना चाहिए जो प्रवासी मज़दूर हैं, जहाँ से वो निकले हैं, यानी उनके जो गांव हैं, उनके जो घर हैं, वहाँ पर जो महिलाएं रह गई हैं, जो उनकी माताएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बेटियां हैं, जब वो छोटी बहुत रकम जो शहर में कमाने वाला उनका पति या बेटा या बाप भेजता था वापस, जब उसका आना बंद हो गया तो फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि घर पे रहने वाली उन महिलाओं की क्या हालत बन गई होगी। उनकी भूख, उनकी परेशानी, उनकी विवशता, बच्चों की पढ़ाई का छूट जाना, बच्चों का पालन पोषण ना हो पाना, ये सारी बातें हम लोग केवल मतलब इनके बारे में सोच ही सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन महिलाओं ने वो 2-3 महीने काटे होंगे जब उनके दूर दराज कमाने वाले घर के पुरुषों का मनी ऑर्डर आना, बैंक ट्रांसफ़र आना बंद हो गया। तो ये 2 तरह की महिलाएं हैं जो प्रवास की समस्या के साथ जुड़ी हुई हैं और दोनों के बारे में हमारे लिए सोचना और समझना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद हम भूल नहीं सकते हैं कि जब प्रवासी मज़दूरों ने बिल्कुल मतलब लाचार और मजबूर होकर के किसी भी तरह अपने घर पहुंचने का फ़ैसला लिया और पैदल चले, साइकिल से चले, किसी भी तरह से ट्रेनों में घुसने की कोशिश की, तो कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आईं जिनको शायद हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे और कभी हमको भूलना भी नहीं चाहिए। हम उस बच्ची ज्योति को नहीं भूल सकते हैं जिसने अपने बीमार बाप को 1200 किलोमीटर अपने घर तक साइकिल के पीछे बिठा करके पहुंचाने का काम किया। हम उस महिला को भूल नहीं सकते हैं जिसने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही दम तोड़ा। रास्ते भर शायद उसको खाने को नहीं मिला था और उसका 4 साल का बच्चा वहीं उसके बगल में बैठा, उसके ऊपर जो चादर पड़ी है उसको खींच रहा है और माँ माँ कह रहा है। उसको लगता है उसकी माँ सोई हुई है। हम उस महिला की तस्वीर भूल नहीं सकते जो अपने सूटकेस को पहियों पर घसीट रही है और उसका छोटा सा लड़का जो बिल्कुल थक के हार गया है वो उसी सूटकेस पर औंधा लेटा सो रहा है। ये तस्वीर भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और फिर वो जो सूखी रोटियों की तस्वीर है जो रेलवे लाइन पर पड़ी हैं, जिनके आसपास खून के छींटे हैं, जहाँ पर 16 जो आदिवासी प्रवासी श्रमिक हैं जिनमें महिलाओं भी शामिल थीं, वो कट के मर गए। वो अपने गांव उमरिया ज़िला है मध्य प्रदेश में, वहाँ लौट रहे थे और रास्ते में ट्रेन के नीचे वो सो गए वहीं, मतलब थक के, और उनके ऊपर ट्रेन रात में चढ़ गई। और वो जो तस्वीर है उनकी लाशों की, उनको हम नहीं भूला सकते। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही हमारे साथी मध्य प्रदेश में उनके गांव उनके परिजन से मिलने गए और आज तक
उनके परिवारों को एक भी नया पैसा मुआवजे का या किसी तरह की मदद का मध्य प्रदेश की सरकार से नहीं मिला है, तमाम आश्वासनों के बावजूद। तो ये हालत है हमारे देश के महिला प्रवासी श्रमिकों की। वो जब जिंदा हैं तब उनकी क्या हालत है, जब वो बीमार हैं तब उनकी क्या हालत है, जब वो भूख से तड़प के मर जाती हैं तो उनकी तस्वीर हमारे सामने है, और जब वो कट के मर जाती हैं और उनके घरों तक कोई मदद नहीं पहुंचती है तो उनकी क्या हालत होगी। इस पर हमको मतलब सोचने की ज़रूरत है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमने तय किया, मतलब हमारी जो CPIM पार्टी है उसने फैसला लिया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में और ऐसे इलाकों में जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रवास करके पलायन करते हैं नौकरी के लिए, जैसे जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, लेकिन ख़ास तौर से हिंदी भाषी इलाकों में प्रवासी मज़दूरों के बीच जाना चाहिए और उनका सर्वे करना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो अपना संगठन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हमने भी फैसला लिया कि हम लोग जो प्रवास से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, चाहे वो स्वयं महिला श्रमिक हों जो प्रवास करती हैं, या ऐसी महिलाएं हों जो प्रवासी मज़दूरों के परिवारों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में हमको जाना चाहिए। ख़ास तौर से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये काम हमको बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए हाथ में। और हम लोगों ने एक हिंदी में प्रश्नावली भी तैयार की। उस प्रश्नावली को हमने तमाम राज्यों में भेजा, तमाम अपनी बहनों को भेजा और उनसे कहा कि इसको छापिए और कम से कम हमारे संगठन के हर सदस्य को कोशिश करनी चाहिए कि 10-15 दिन में, हमने तो एक हफ्ता कहा था, 10-15 दिन में 10 महिला प्रवासी श्रमिकों के साथ मुलाकात करके इस प्रश्नावली को भरा जाए। और इसमें जैसा कि मैंने कहा, वो महिलाएं भी शामिल हैं जो कि खुद प्रवास नहीं करती लेकिन जिनके घर के पुरुष प्रवास करते हैं। अभी तक तो ये काम शुरू ही हो रहा है। हमारे पास तो ये रिपोर्ट आई है कि हरियाणा की हमारी बहनों ने इस काम को शुरू किया है, लेकिन अभी उन्होंने जो पता लगाया है वो अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम है। मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी हो रही है और बिहार में तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। हमारी वहाँ की बहनों ने निश्चित रूप से प्रवासी महिलाओं के सवाल को तो उठाया है, लेकिन अभी इस प्रश्नावली के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। उत्तराखंड में ये काम शुरू कर रहे हैं। बहुत मुश्किल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहाँ भी कुछ प्रश्नावली के फॉर्म्स भरे जाएंगे, वो भी सूचना आएगी। और उत्तर प्रदेश में हमें मालूम है कि मिर्ज़ापुर के हमारी बहनों ने कुछ फॉर्म्स भरे हैं और स्वयं मधु गर्ग ने कुछ फॉर्म भरे और उन्होंने करीब 50 फॉर्म भरे हैं। पूरी सूचना तो नहीं आई है, लेकिन एक सूचना मैं देना चाहूँगी कि प्रवासी मज़दूरों के साथ जहाँ मतलब भूख, बेरोज़गारी, किराया न देने पर छत का छिन जाना और मतलब बच्चों की परेशानियाँ, ये सब समस्याएं तो जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा भी इस लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह का हमारे देश में बड़े पैमाने पर सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस पूरे मामले का सांप्रदायिकीकरण किया और एक हमारी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बहुत नफ़रत फैलाने का काम किया, तो उसका भी नतीजा मधु ने जो सर्वे किया है वो हम लोगों के सामने आता है। वो मोहनलाल गंज के एक गांव में गईं और वहाँ उन्होंने 3 ऐसे परिवारों से बात की जिनके सदस्य गुजरात में काम करते थे। वो चूड़ी बनाने वाले परिवार हैं, यानी मनिहारन लोग हैं। वो चूड़ी बनाते भी हैं, चूड़ी पहनाते भी हैं और उनके घर में लोग ठेला लगाकर सब्ज़ी भी बेचते हैं, दर्जी का काम भी करते हैं। और ये जो 3 परिवार हैं, इन तीनों परिवारों के उन लोगों ने जो यहाँ रहते हैं, जो गए नहीं,
उन्होंने बड़ी दर्दनाक बात बताई कि 2-3 महीने तक उनसे कोई सब्ज़ी लेने को तैयार नहीं होता था, उनकी चूड़ी ख़रीदने कोई तैयार नहीं होता था। और आपको तो मालूम है चूड़ी पहनाई भी जाती है, तो चूड़ी पहनवाने के लिए तैयार नहीं होती थी दूसरी महिलाएं। और जो दर्जी हैं तो वो दर्जी से कपड़े सिलवाने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते थे। बल्कि जो दर्जी उसने बताया कि एक कोई महिला थी जिसका सूट उसने सिलाया था, और वो आई और उसने कहा नहीं अब मैं तुमसे सूट नहीं सिलवाऊंगी, तुम मेरा सूट लौटा दो। तो वो तो सूट सिल चुका था, तो खैर उसको भी गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा तुम ले जाओ, लेकिन इसके मेरी जो मजदूरी है मेहनताना वो तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब कितना इनके दिल को दुखाया गया होगा। एक तो भूख की मार, एक तो गरीबी की मार, बेरोज़गारी की मार, और उसके साथ साथ इस तरह की नफ़रत की मार। कितना मुश्किल होगा इसको सहन करना, ये हम लोग सोच ही सकते हैं। और इसके बाद अब वो लोग ये भी बता रहे हैं कि अब चलिए समय बीत जाने से अब लोग चूड़ी भी हमसे ले रहे हैं, चूड़ी पहनवा भी रहे हैं, और सब्ज़ी वगैरह भी ख़रीद रहे हैं। लेकिन ये जो हम लोगों को याद करना चाहिए कि ये जो माहौल बनाया जाता है नफ़रत का, उसका गरीबों के ऊपर, उनके दिल और दिमाग के ऊपर कितना बुरा मतलब असर पड़ता होगा, ये हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि अब जो सवाल उठता है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। हाँ, क्वेश्चनर में हमको लोगों के बारे में पता लगाना चाहिए, लेकिन 2-3 बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमारे देश में एक कानून है, वो बहुत अधूरा कानून है, लेकिन एक कानून है जो प्रवासी मज़दूरों से संबंधित है। इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के बारे में कानून है, और उस कानून के तहत उनका पंजीकरण होना चाहिए। जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ मालिकों को उनका रजिस्टर रखना चाहिए। जिस ठेकेदार के माध्यम से वो काम करते हैं उसके पास भी रजिस्टर मौजूद होना चाहिए। उनको जो कानूनन मेहनताना मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का और दूसरी चीज़ों का भी पूरा ख्याल मालिकों को उठाना चाहिए। ये सारी बातें उस कानून में हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये अधूरा कानून है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें छूटी हुई भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विभिन्न राज्यों के जो लेबर डिपार्टमेंट्स है, श्रम विभाग हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इन बातों को, इन धाराओं को लागू करने के लिए किसी तरह का कोई ख़ास प्रयास नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि वो जो प्रवासी मज़दूर हैं वो खुद ही मतलब असुरक्षित हैं, क्योंकि वो अपने घर से दूर हैं, दूसरी जगह, यानी जिसको परदेश कहते हैं, परदेश में हैं। उनको लगता है कि यहाँ उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए वो भी अपनी समस्याओं को व्यक्त नहीं करते हैं, या अपने साथ होने वाले अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार भी नहीं होते। इनकी कोई उस तरह की यूनियन भी नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक बात बताऊंगी कि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि एक ही राज्य है जो अपवाद है, और वो है केरला। केरला के अंदर भी करीब कई लाख प्रवासी श्रमिक हैं जो कि उत्तर भारत से, बंगाल से वहाँ गए हुए हैं। वो भी निर्माण में काम करते हैं और अन्य उद्योगों में भी काम करते हैं। और केरला की सरकार उनको प्रवासी श्रमिक न कहकर उनको मेहमान श्रमिक कहती है, अपने मेहमान मानती है। और ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जो तमाम धाराएं हैं उस कानून में, उसका 60% से ज़्यादा केरला की सरकार ने वहाँ पर लागू किया है। और हमने इस लॉकडाउन के दौरान देखा कि एक तरफ तो सारी सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी कहा था कि प्रवासी मज़दूरों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनको वेतन मिलेगा, उनको भूखा नहीं हम रहने देंगे। लेकिन ये सब बातें मतलब आश्वासन तक ही सीमित रह गई। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में मतलब अलग अलग जगहों पर किस तरह से प्रवासी मज़दूर सड़कों पर आए, उन्होंने लाठियां खाईं,
उन्होंने मतलब नारे लगाए और वो बस एक ही बात कहते थे कि हमको किसी तरह से घर पहुंचा दीजिए। और उन्होंने बताया कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको कमरों से खाली करके निकाला जा रहा है, वो भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने कभी भीख नहीं मांगी है, लेकिन अब इस सरकार ने हमको भिखमंगा बना दिया है। हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम अपने घर जा कर के मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह की जलालत की ज़िंदगी हम जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में अगर हम देखें कि केरला में क्या स्थिति थी, तो केरला ने करीब 15,000 कैंप्स बनाए, खेमे बनाए, शिविर बनाए ये मेहमान मज़दूरों के लिए, और यहाँ पर इनको खाना खिलाया गया, इनको मतलब कैरम बोर्ड और टीवी दिया गया ताकि इनका समय कटे। सरकार ने यहाँ तक कोशिश की कि उनको जो खाना पसंद था वो उनको मिले, और हर तरह से उनको आश्वस्त किया कि आप घबराइए मत, ये सरकार आपका भी ध्यान रखेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ मतलब दूसरी राज्यों से किस बुरी हालत में मज़दूर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनके फटे कपड़े थे, उनके पास खाने को नहीं था, वो मतलब बिल्कुल कुपोषण के शिकार थे, भूख के शिकार थे, रास्ते में उनको लाठियां भी खानी पड़ी। लेकिन जो केरला से मज़दूर निकलने लगे, जब वहाँ भी ये श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाई गईं, तो हमने देखा कि उनकी शक्ल सूरत कुछ अलग थी और वो थोड़ा चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे थे। उनके कपड़े भी साफ़ सुथरे थे, उनके पास एक बैग था, उनके हाथ में खाने का पैकेट था, पानी की बोतल थी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक मज़दूरों का वीडियो आया, किसी ने उन्हीं में से किसी ने लिया और भेजा, जिसमें वो जब स्टेशन आ रहे थे तो रास्ते में कॉमरेड पिनराई विजयन का बहुत बड़ा पोस्टर था और वो उसको सलामी ठोक रहे थे और कह रहे थे थैंक यू कॉमरेड, हम लोग फिर लौटेंगे, हम लोग फिर आएंगे केरला। तो ये दिखाता है, क्या दिखाता है कि अगर सरकार की नीयत हो तो बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और संकट के समय निश्चित रूप से उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आप सोचिए कि एक भी प्रवासी मजदूर के केरला के अंदर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर नहीं आई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले तो कोरोना केरला में ही आया था। इसके बावजूद उन दूसरे राज्यों से आए हुए मेहमान मजदूरों को इतना सुरक्षित रखा गया, उनके स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखा गया कि उनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। बल्कि आज जब वो कुछ वापस जाने लगे हैं काम की खोज में, तो वो अपने साथ कोरोना लेकर के गए हैं। कुछ उनमें से जो वापस गए हैं कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन जब तक वो केरला में थे, वापस नहीं आए थे, तब तक उनमें कोरोना की बीमारी नहीं फैली थी। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम ये सोचें कि दूसरे राज्यों में जब ये श्रमिक वहाँ पहुँचे तब उनका क्या हाल हुआ। बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए कि टेस्टिंग होगी सबकी, सबका ख्याल रखा जाएगा, सबको अच्छी तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जाएगा, सबको खाने को दिया जाएगा। लेकिन आप लोग भी सब हिंदी भाषी प्रांतों के हैं, दूसरी जगहों में भी ज़मीन पे सच्चाई को देखते हैं, तो क्या हालत थी इनकी जब ये लौटे, उसका मैं बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दूंगी। लेकिन हमें मालूम है कि कई क्वारंटाइन सेंटर्स तो खेतों में थे, कई में तो महिलाएं और पुरुष एक ही जगह पर रखे गए थे, टॉयलेट्स तो थे ही नहीं, खाने का भी ठीक से प्रबंध नहीं हो रहा था और लोग वहाँ से भाग रहे थे। मतलब बहुत ही बुरी हालत में ज़्यादातर हमारे ये भाई और बहन रखे गए जो दूर दराज से बहुत कष्ट उठा करके अपने घर लौटे थे। और उसके बाद जो वादे उनसे किए गए, उनसे कहा गया कि सबको राशन कार्ड दिया जाएगा और मुफ्त राशन मिलेगा। अब तो उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है, लेकिन सच्चाई क्या है
कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही माना है कि हाँ, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको ये अभी भी राशन कार्ड की सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ और भी कई राज्यों में बहुत सारे नाम काटे गए हैं। बहुत सारे लोगों का ये जो पहचान का मामला है वो गड़बड़ है, उनके ना अंगूठे के निशान पहचान में आते हैं, ना दूसरी जो आँखों का है उनके वो पहचान में नहीं आते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनके आधार कार्ड उस राज्य के नहीं हैं, बल्कि आधार कार्ड उस राज्य के हैं जहाँ पर वो काम करने के लिए गए थे, तो उनको भी राशन की सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये सब बड़ी लड़ाइयाँ हैं जो हम लोगों को लड़नी होगी, हमारी एडवा के लोगों को लड़नी होगी, और साथ में जो दूसरे जनवादी संगठन हैं उनको भी लड़नी होगी कि जिसको भी राशन चाहिए उसको राशन कार्ड मिलना चाहिए, सबको मुफ्त का राशन मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं बिना उनकी गिनती किए, बिना उनको बहुत ज़्यादा उनसे पूछताछ किए, उनको ये मुफ्त का राशन मिलना चाहिए, क्योंकि लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। और जब काम की बात हम कहते हैं तो बहुत बड़े दावे किए गए थे कि जितने लोग वापस आएंगे उनको काम दिया जाएगा। बिहार की सरकार ने दावा किया हम काम देंगे, और दूसरी सरकारों ने भी कहा। सबसे बड़ा दावा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि एक भी हम मजदूर को बिना काम के नहीं रहने देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अब हम यहाँ से लोगों को जाने ही नहीं देंगे, कानूनन उनको रोक देंगे। खैर वो तो उनको फिर पीछे हटना पड़ा उससे, लेकिन इतना वो आश्वस्त कर रहे थे कि काम देंगे। और अब वो 1,25,00,000 लोगों को काम देने की बात कर रहे हैं। अब जो प्रधानमंत्री की विशेष योजना है वो भी उत्तर प्रदेश के 31 गाँवों में लागू होने की बात हो रही है, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। प्रमुख काम जो है वो मनरेगा का ही काम है, और मनरेगा में हम जानते हैं बहुत सीमाएं हैं। 100 दिन की सीमा है, 202 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की सीमा है, काम की जो नियम हैं उनकी सीमा है। और अब बारिश के शुरू होने के बाद ये मनरेगा का काम बंद भी हो रहा है, और इस काम के अलावा बड़े पैमाने पर कोई दूसरा काम है नहीं। हाँ, कुछ पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ काम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोगों को काम चाहिए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के अलावा ग्रामीण गरीब जनता पहले से ही बैठी है बिना काम के, ग्रामीण महिलाएं बैठी हैं बिना काम के, तो सबको काम देना ऐसा हमें नहीं लगता है कि सरकार दे पाएगी। तो वो लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने की लड़ाई, वेतन बढ़ाने की लड़ाई, मनरेगा के काम पर जो तमाम सीमाएं लगाई गई हैं कि एक परिवार के एक सदस्य को ही काम मिलेगा, उसको हटाने की लड़ाई, और शहरों में कस्बों में शहरी रोज़गार गारंटी स्कीम को, योजना को लागू करने की मांग, ये गंभीरतापूर्वक हमको केवल नारे के रूप में नहीं बल्कि अभियान और आंदोलन के रूप में लेना होगा, ताकि वास्तव में जो लोगों की काम की ज़रूरत है वो कुछ हद तक पूरी हो, क्योंकि वो नहीं हो रही है। और उसका सबूत ये है कि रोज़ 15,000 प्रवासी जो गए थे बम्बई, पूना, नासिक और नागपुर छोड़ के, वो वापस जा रहे हैं। उनको मालूम है वहाँ कोरोना फैला हुआ है, वो जानते हैं कि वहाँ लाखों लोग कोरोना प्रभावित है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि चलो कोरोना से मर जाएंगे, उससे तो शायद बच भी सकते हैं, लेकिन भूख से नहीं बच सकते हैं। और वो वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दूसरे राज्यों में काम नहीं मिल रहा है। तो ये काम के बारे में जो सवाल है, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको हमें निश्चित रूप से अपनी लड़ाई और अपने आंदोलन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो पैकेज की बात है कि हमने आर्थिक पैकेज दे दिया, तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने दिया है, जिसमें छोटे उद्योग भी शामिल हैं। और हमारी केरला की छोटी सी सरकार ने मार्च के 15 तारीख को ही 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था। लेकिन दोनों पैकेजेस में अंतर क्या है? सिर्फ ज़ीरोज़ का अंतर नहीं है, क्रियान्वयन का भी अंतर है।
केरला की सरकार ने तुरंत उस पैकेज का खर्च लोगों तक पहुंचाया। लोगों को 3-3 महीने की जो पेंशन मिलनी थी वो अग्रिम पेंशन मिल गई और घर में पहुंचाई गई, और उसमें करीब 80% जनता लाभान्वित हुई। उनको राशन घर तक पहुंचाया गया, उनके बच्चों के लिए खाना घर तक पहुंचाया गया, उनके स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत मजबूती लाई गई और वो स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाई गई। तो वो जो 20,000 का पैकेज था वो लोगों को दिखाई दिया, उससे उनके जीवन में सीधा सीधा असर पड़ा और उनको जिंदा रखा गया, उनका पेट भरा गया, उनको खुशहाल रखा गया और उनको स्वस्थ रखा गया। लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार का जो पैकेज है उसमें कोई भी सीधा नगदी स्थानांतरण नहीं है। मतलब वो जो 500 रुपये जनधन योजना में जाने हैं, जो कुछ को मिले हैं, बहुतों को नहीं मिल पाए हैं, उसके अलावा कोई भी नगदी उन लोगों को नहीं मिली है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। न प्रवासी मज़दूरों को हज़ार रुपए की बात कही गई। हम लोग जानते हैं, हमारे बहुत से साथी स्टेशंस पर जा कर के जो लोग उतरते थे ट्रेन से, उनसे कहते, उनके लिए बिस्कुट और लैया चना सब लेके जाते थे और पूछते थे 1,000 रुपये आपको मिले? नहीं मिले। क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे साथी गए, पूछा 1,000 रुपया मिला? ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं मिला, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं मिल रहा है। तो ये जो फंड्स हैं सरकार के पास, जो निर्माण मजदूरों के लिए फंड है, जो असंगठित मजदूरों के लिए फंड है, आखिर सरकार ये पैसा इनकी जेब में क्यों नहीं डाल रहा है? और ये इनकी जेब में पहुंचना चाहिए केवल उनके और उनके परिवारों के सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है, जो पूंजीवादी अर्थशास्त्री हैं, कि अगर उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था भी फिर से तेज़ी नहीं पकड़ सकती है। अगर लोगों के पास सामान खरीदने का पैसा नहीं है तो बाज़ार नहीं चलेगा और छोटे उद्योग भी नहीं चल पाएंगे। और वो हमको सामने दिखाई दे रहा है। आज जहाँ पर हम लोग रहते हैं, दुकानदारों से जाकर के पूछिए, साबुन तक नहीं बिक रहा है, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं बिक रही हैं, इसलिए कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं, ये बड़ी मांगे हैं जो हमारे आंदोलन और हमारे अभियान की मांगे होनी चाहिए। हम लोग अक्सर इन मांगों को नारों तक सीमित रखते हैं, केवल पोस्टर पर लिख करके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन सरकार से, प्रशासन से, ब्लॉक लेवल पर, गांव के स्तर पर इनको छोटे और बड़े आंदोलनों का हिस्सा बनाना, इस काम को हम नहीं करते हैं, ये काम छूट जाता है। इसलिए मैं आज तमाम भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगी, और चूँकि ये हमारी एडवा का पेज है, निश्चित रूप से मैं अपनी बहनों से और पुरजोर निवेदन करूँगी कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का है। हम लोग गरीबों के बीच में काम करते हैं, गरीबों का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक सर्वेक्षण ने बताया कि गुजरात में जो दूसरे राज्यों से मजदूर जाते हैं उनका 80% हिस्सा ST, SC, OBC का है। मतलब हमारे समाज के जो सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, वही आर्थिक रूप से भी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रवासी श्रमिकों का सवाल है, इसको एक किताबी सवाल न समझ करके, इसको केवल एक हमदर्दी या एक करुणा व्यक्त करने का सवाल न समझ करके, इसको एक आंदोलन और अभियान का सवाल हमें बनाना होगा और कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी महिलाएं जो हैं और प्रवासी मज़दूरों के परिवार की जो महिलाएं हैं उनके बीच में हम जाएं, उनसे सवाल पूछें, उनको अपने संगठन के साथ जोड़ें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ें, उनको साथ लेकर के लड़ें, और जहां भी उनकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है उनकी आवाज़ को उठाएं। ये हमारा आज की तारीख में सबसे बड़ा काम है, सबसे प्राथमिकता का काम है। अभी भी हम लोग कोताही कर रहे हैं,
जिस तरह से इसको हाथ में लेना चाहिए अभी तक हम लोगों ने लेना शुरू नहीं किया है। कोरोना के साथ जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं, हम लोग जा नहीं सकते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय तौर पर छोटे मोहल्लों में, गाँव में निश्चित रूप से हमारी बहनें एक दूसरे से बात कर सकती हैं। उनके पास सूचनाओं को पहुंचाना, प्रश्नावली को पहुंचाना, उनसे बातचीत करके उनको इस मुद्दे की अहमियत बताना, ये सब हम लोगों का काम है, जिसमें हम लोगों को अब बिल्कुल अविलंब जुड़ जाना चाहिए। उस महिला को याद करिए, वो हमारी बहन है जिसने मुजफ्फरपुर के रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भूख के कारण दम तोड़ा। उस बच्ची को याद कीजिए जो अपने बाप को बिठाकर 1400 किलोमीटर साइकिल चला करके आई, वो हमारी बेटी है। उस बहन को याद करिए जिसने सूटकेस घसीट के पैदल अपने घर पहुंचने का काम किया, जिस सूटकेस के पीछे उसका बच्चा सो रहा था, वो हमारी बहन है। इनकी आवाज़ हमें बनना है, इनकी लड़ाई हमको लड़ना है। ये एडवा का सबसे बड़ा काम है, कर्तव्य है। इसमें आप लोग सब जुट जाएंगे, इस उम्मीद और आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने इसमें मैसेज तो भेजे हैं, लेकिन सवाल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सवाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई सवाल हो तो जल्दी से भेज दीजिए, तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो ये फेसबुक पेज है, इस पर बाद में अपने सवाल दर्ज कर दीजिएगा, अपनी टिप्पणियां दर्ज कर दीजिएगा, और दीप्ति हमें बताएगी, सवाल भी आपके हमारे पास पहुंचाएगी। इतना सब कह के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर सोमवार को इसी समय 4 बजे हमारा जो ये यूपी फेसबुक का पेज है, इस पर कोई ना कोई लाइव कार्यक्रम होगा, और हमारे विभिन्न नेता और अलग अलग साथी निश्चित रूप से यहाँ आकर के आपसे बातचीत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। इस सूचना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसको शेयर कीजिए। जो हमारा एडवा का हिंदी का बुलेटिन निकला है, उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, प्रवासी मज़दूरों के बारे में भी है, गुलजार साहब की कविता भी है। उस बुलेटिन को पढ़िए, उसको शेयर कीजिए, अपने यूनिट्स में इस बात को मतलब तय कीजिए कि वहाँ ये पढ़ा जाएगा, और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेजिए, अपनी टिप्पणियां भेजिए, ताकि हमारा ये बुलेटिन और भी ज़्यादा जीवट बन सके, और भी ज़्यादा प्रासंगिक बन सके। और ये जो आपके अनुभव आएंगे प्रवासी मज़दूरों, महिला प्रवासी मज़दूरों और परिवार के सदस्यों के बीच में काम करने के बाद, उन अनुभवों को ज़रूर शेयर कीजिए। जो प्रश्नावली है उसको तो भरिए ही, लेकिन जो आपकी बातचीत होती है और बातचीत में जिस तरह से बातें निकलती हैं, जैसे मधु गर्ग ने शेयर किया, वैसे आप लोग भी शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।